हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लाई हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड सेट नंबर 4, जिसमें 151 से 200 तक क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो पिछले सेट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहां से पढ़ सकते हैं आप। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन 151 है, अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है। तुम्हारे ऑप्शन रहेंगे महाराजा धीराज, देवानंद प्रिय, प्रियदर्शी, चक्रवर्ती या धर्मराज। तो जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें अशोक को देवानंद प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। तो जो अशोक का 13वां जो शिलालेख है वो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के 13वें शिलालेख में किस युद्ध का उल्लेख है। तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कौन सा युद्ध है जिसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शंस रहेंगे मगध युद्ध, कलिंग युद्ध, यूनानी युद्ध या नंद युद्ध। हमारा राइट आंसर होगा कलिंग युद्ध। इनके 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। धर्म मीन्स धर्म, यानी कि अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शंस रहेंगे धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक आचरण, साम्राज्य विस्तार, सैन्य शक्ति बढ़ाना या कर बढ़ाना। तो हमारा राइट आंसर होगा धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक आचरण, यानी कि अशोक के धर्म का यह मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की। तो ऑप्शंस होंगे ब्रह्म महामात्र, ग्रामिक, सेनापति या अमात्य मात्र। तो अशोक ने जो है वो धर्म के प्रचार के लिए ब्रह्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति की। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अभिलेखों में ब्रह्म महामात्र का उल्लेख किस उद्देश्य से मिलता है। तो हमारा ऑप्शन है नैतिक एवं सामाजिक कल्याण, सेना का संचालन, व्यापार नियंत्रण या कर वसूली। तो अशोक ने जो है वो अपने अभिलेखों में धर्म महामात्र का उल्लेख जो है वो नैतिक एवं सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस देश में अपने दूत भेजे। यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने जो है वो कौन से देश में अपने दूत भेजे थे। तो ऑप्शन है श्रीलंका, जापान, चीन या रोम। तो अशोक ने जो है वो श्रीलंका देश में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दूत भेजे। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था। यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे भेजा था श्रीलंका में। तो ऑप्शन रहेंगे महेंद्र, बिंदुसार, कुणाल या तिष्य। हमारा राइट आंसर होगा महेंद्र। महेंद्र को जो है वो धर्म प्रचार के लिए भेजा था श्रीलंका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र किसके पुत्र माने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है वो अशोक। महेंद्र जो है वो अशोक के पुत्र माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अशोक की पुत्री का नाम क्या था जिसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। ऑप्शन है संघमित्रा, चारुमती, गोमती, यशोधरा। तो अशोक की पुत्री जो है वो उसका नाम था संघमित्रा, जिसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार में अपना योगदान दिया था। तो राइट आंसर होगा संघमित्रा। नेक्स्ट है, संघमित्रा श्रीलंका में किस पौधे की शाखा लेकर गई थी। क्योंकि जो संघमित्रा जो है वो श्रीलंका में गई थी, वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कौन से पौधे की शाखा लेकर गई थी। तो ऑप्शन है पीपल, बोधि वृक्ष, बरगद, नीम या अशोक वृक्ष। तो हमारा राइट आंसर होगा पीपल, यानी कि बोधि वृक्ष, जो संघमित्रा श्रीलंका में लेकर गई थी धर्म प्रचार करने के लिए। क्योंकि वहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे ही बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए जो पीपल का वृक्ष है उस पौधे की शाखा लेकर गई थी संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख मिलता है। तो बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख जो है वो अशोक के रोमिंदेही अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। दोस्तों बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो है लुम्बिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोमिंदेही अभिलेख किस स्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन रहेंगे लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या बोधगया। तो रोमिंदेही अभिलेख जो है वो लुम्बिनी स्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में धम्म का एक
प्रमुख तत्व क्या था, यानी कि धर्म का प्रमुख तत्व क्या था उसके अभिलेखों में। तो ऑप्शंस रहेंगे माता पिता का सम्मान, साम्राज्य विस्तार, अनिवार्य सैन्य सेवा या कठोर कर व्यवस्था। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें धर्म का मुख्य तत्व जो था वो माता पिता का सम्मान। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों में किस बात पर जोर दिया गया। तो इसके अभिलेखों में जो है वो सभी धर्मों के प्रति सम्मान, इस बात पर अधिक जोर दिया गया। तो हमारा राइट आंसर होगा सभी धर्मों के प्रति सम्मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेखों की प्रमुख लिपि कौन सी थी, इनके किस लिपि में लिखे गए थे अशोक के अभिलेख थे वो। ऑप्शंस रहेंगे ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा या ग्रंथ। तो अशोक के अभिलेखों की जो है वो प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे गए हैं। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पश्चिमी भारत में अशोक के कुछ अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो ग्रोष्ठी लिपि में, कुछ जो अभिलेख थे वो ग्रोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। तो ग्रोष्ठी लिपि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों में किस विदेशी भाषा या लिपि का भी प्रयोग मिलता है। तो विदेशी भाषा जो अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रयोग में की है वो है ग्रीक भाषा। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का प्रमुख कार्य क्या था। ऑप्शंस रहेंगे राजस्व संग्रह, सेना का नेतृत्व, न्याय देना या विदेशी नीति। तो हमारा राइट आंसर होगा जो राजस्व संग्रह समाहर्ता का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित अधिकारी था। ऑप्शंस रहेंगे राजकीय कोष, सेना, न्यायालय या कृषि। तो मौर्य प्रशासन में जो है वो सन्निधाता राजकीय कोष से संबंधित अधिकारी होता था। तो इसका राइट आंसर होगा राजकीय कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शंस रहेंगे पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला या काशी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में प्रांतों का प्रशासन सामान्यतः किसके हाथ में होता था। तो प्रांतों का प्रशासन जो है वो मौर्य साम्राज्य के समय राजकुमार के हाथों में होता था। तो इसका राइट आंसर होगा राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में अर्थशास्त्र किस प्रकार की शासन व्यवस्था की जानकारी देता है। तो जो अर्थशास्त्र है वो किस प्रकार की जानकारी देता था मौर्य काल में। ऑप्शंस देखते हैं केंद्रीयकृत प्रशासन, पूर्ण गणतंत्र, सामंती व्यवस्था या केवल ग्राम प्रशासन। तो जो अर्थशास्त्र था वो केंद्रीकृत प्रशासन की व्यवस्था की जानकारी देता था। इसका राइट आंसर होगा केंद्रीकृत प्रशासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था का क्या महत्व था। तो जासूसी व्यवस्था थी तो उसका महत्व मौर्य काल में प्रशासन एवं सुरक्षा की निगरानी। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था। ऑप्शंस रहेंगे भूमि कर, समुद्री डकैती, दान या विदेशी सहायता। तो मौर्य काल में जो है वो राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो है वो भूमि कर था। राइट आंसर भूमि कर है। नेक्स्ट है मौर्य काल में भाग किससे संबंधित था। ऑप्शन है कृषि उपज पर राज्य का हिस्सा, सेना का वेतन, व्यापारिक मार्ग या धार्मिक कर। तो मौर्य काल में जो भाग जो है वो कृषि उपज पर राज्य का हिस्सा से संबंधित था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में सड़क एवं व्यापार मार्गों का रख रखाव क्यों महत्वपूर्ण था। ऑप्शंस हैं व्यापार और प्रशासन के लिए, केवल धार्मिक यात्राओं के लिए, केवल युद्ध के लिए या केवल कृषि के लिए। तो मौर्य काल में जो है वो सड़क एवं व्यापार मार्गों का रख रखाव जो है वो व्यापार और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसका राइट आंसर जो है वो व्यापार और प्रशासन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल की कला की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो मौर्य काल की जो कला थी उस टाइम उसकी प्रमुख विशेषता जो है वो चमकदार पॉलिश वाले पत्थर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शीर्ष स्तंभ की प्रतिकृति भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कहां से ली गई है। ऑप्शंस रहेंगे सारनाथ, सांची, बोध गया या वैशाली। तो हमारा राइट आंसर होगा सारनाथ, यानी कि अशोक के जो शीर्ष स्तंभ की जो प्रतिकृति है
वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो वो सारनाथ से ली गई है। तो सारनाथ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो सारनाथ के अशोक के सिंह शीर्ष से लिया गया है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जो सिंह दिखाए गए हैं वो सिंह 4 हैं, लेकिन सामने से हम जैसे देखते हैं तो 3 दिखाई देते हैं, क्योंकि चारों सिंह जो वो चारों दिशाओं की ओर मुख करके खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के सिंह शीर्ष में कितने सिंह हैं? तो सारनाथ के सिंह शीर्ष में सिंह तो 4 हैं, लेकिन हमें सामने से देखने पर केवल 3 ही दिखाई देते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा 4 सिंह शीर्ष सिंह है। नेक्स्ट है, सारनाथ सिंह शीर्ष के नीचे किस चक्र का चित्र है? तो उसके नीचे जो वो धर्म चक्र का चित्र है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य किस चक्र को स्थान दिया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो चक्र है उसमें अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो अशोक चक्र में जो है वो 24 तिलियां हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो 24 रहेगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के बाद भारत में कौन सा वंश प्रमुख रूप से सत्ता में आया? तो मौर्य वंश के बाद जो भारत में शुंग वंश प्रमुख रूप से सत्ता में आया था। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है पुष्यमित्र, शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र या देवभूति। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने किस अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था जिसकी हत्या करके इन्होंने गद्दी प्राप्त की थी, जो सत्ता प्राप्त की थी? वो था वृद्धरथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग मूलतः किस पद पर था? इसका पद कौन सा था? तो ऑप्शन है सेनापति, महामात्र, राजदूत या कोषाध्यक्ष। तो किस पद पर थे ये थे सेनापति। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शुंग वंश की राजधानी मुख्यतः कहाँ थी? इसकी राजधानी क्या थी? ऑप्शन रहेंगे पाटलिपुत्र, उज्जैन, मथुरा या तक्षशिला। तो राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में किस धार्मिक परंपरा को संरक्षण मिला? तो धार्मिक परंपरा जो है वो ब्राह्मण धार्मिक परंपरा है जिसको संरक्षण मिला। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग काल में किस प्रसिद्ध बौद्ध स्थल का विस्तार हुआ? ऑप्शन रहेंगे सांची, नालंदा, अजंता या एलोरा। तो हमारा राइट आंसर होगा जो है वो सांची का विस्तार हुआ है। सांची बौद्ध स्थल का विस्तार हुआ उस काल में। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? उसके बाद जो वो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा कण्व वंश। नेक्स्ट है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस होंगे वासुदेव कण्व, देवभूति, नारायण या सुषमन। तो हमारा राइट आंसर होगा वो वासुदेव कण्व। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कण्व वंश ने किस वंश का स्थान लिया था? ऑप्शंस रहेंगे शुंग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश या कुषाण वंश। तो कण्व वंश ने जो है वो ऑप्शन नंबर ए शुंग वंश का स्थान लिया था, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन, वासुदेव, नारायण या भूमिमित्र। तो इसका अंतिम शासक जो है वो सुशर्मन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश कौन था? ऑप्शन रहेंगे सातवाहन, गुप्त, पाल या प्रतिहार। तो जो मौर्योत्तर काल है उसके दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश जो है वो सातवाहन था। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन रहेंगे सिमुक, गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाल, यज्ञश्री सातकर्णी। तो हमारा राइट आंसर होगा सिमुक। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है सातवाहनों का प्रमुख क्षेत्र किस भाग में था? ऑप्शन रहेंगे दक्कन, पंजाब, बंगाल या कश्मीर। तो सातवाहनों का प्रमुख क्षेत्र जो है वो दक्कन भाग में था। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन माना जाता है? ऑप्शन रहेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी, सिमुक, हाल या पुलुमावी। तुम्हारा राइट आंसर जो होगा वो सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस विदेशी शक्ति के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ऑप्शन है शक, हुण, तुर्क या अरब। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है उसने शक विदेशी शक्ति के विरुद्ध संघर्ष किया था। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स दोस्तों।